पैरी पिया पार्ट 1। रात का सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां कब की थम चुकी थीं। बस हवा के झोंकों में बस्ती पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों पर बैठी एक नई नवेली दुल्हन डर से कांप रही थी। चेहरे पर लाल घूंघट जिसके किनारे उसकी गीले पलकों से चिपक चुकी थी। मोती जैसे आंसू बार बार उसके गालों से ढलक रहे थे। लाल जोड़े की चमक मंद रोशनी में और भी गहरी लग रही थी। गले में भारी मंगलसूत्र, कानों में झुमके और माथे पर ताज़ा सिंदूर सब गवाही दे रहे थे कि अभी अभी उसकी शादी हुई है। वो सचमुच बहुत खूबसूरत थी। चेहरे की मासूमियत, आंखों में भोला सा दर्द, लेकिन जरा सी आहट होने पर उसके कांपते होठ बता रहे थे कि डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। उसके हाथों में एक फोटो फ्रेम था जिसे वो कसकर थामे हुए थी। लेकिन तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई टक टक की आवाज़ गूंजी, जैसे कोई लाठी पत्थर की सीढ़ियों पर टिकाते हुए धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। उस लड़की का दिल धक से रह गया था। उसने कांपते हाथ आपस में जोड़ लिए थे और धीरे धीरे अपने कांपते होठों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी थी। आंसू और डर की कपकपी में उसकी आवाज़ और भी मासूम लग रही थी। रात का दूसरा पहर था। चारों तरफ अंधेरा और वीरान जंगल था, जहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। वो बार बार घूंघट की ओर से चारों तरफ देख रही थी, मानो अंधेरे से कोई परछाई निकलकर उसे निकल जाएगी। लाठी की आवाज़ हर कदम पर और नज़दीक आती गई थी और हर आवाज़ पर उसके कांपते होठ और तेजी से चालीसा दोहराने लगे थे। तभी सीढ़ियों पर एक परछाई उभरी, एक झुकी काया, सफ़ेद बाल और कांपते हाथ में थमी हुई लाठी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो उसके रोने की आवाज़ सुनकर मंदिर के पीछे बनी अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर आई थी। झुकी हुई कमर, कांपते कदम और थमी हुई लाठी के सहारे धीरे धीरे वह उस लड़की के करीब आकर रुक गई थी। उसने घूंघट के नीचे से झांकते हुए आंसू भरे चेहरे को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, बेटा तू कौन है और इतनी रात गई? मंदिर की सीढ़ियों पर अकेली क्यों बैठी है? उस लड़की की सिसकियां और तेज हो गई थीं। उसने कांपते होठों से झिझकते हुए कहा, वो मेरे पति मुझे यहीं छोड़कर गए थे। कहा था थोड़ी देर में लौटाऊंगा, पर अब तक नहीं आए और बहुत रात हो गई है और मुझे डर लग रहा है। उस लड़की ने बूढ़ी औरत की निगाहें अपने चेहरे पर महसूस की तो और भी ज़्यादा सहम गई थी। उसने तुरंत घूंघट को चेहरे पर खींच लिया था। उसकी पतली उंगलियां बार बार आंचल को ऐसे पकड़ रही थीं मानो जैसे कोई उससे कुछ छीन लेगा। बूढ़ी औरत ने उसकी घबराहट देखी और हल्की सी हंसी हंसी। उस हंसी में दया नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का बोझ छुपा हुआ था। अरे ओ भोली, तुझे अब तक ये एहसास भी नहीं हुआ कि तेरा मर्द तुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है। जिसका तू इंतज़ार कर रही है वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अरे अगर उसको तन्ने साथ ही ले जाना होता तो यहाँ ऐसे वीराने में छोड़ता क्या? वो लड़की अपनी डबडबाई आंखों से उसकी ओर देखने लगी थी। अरे आजकल के मर्दों का कोई भरोसा नहीं। पहले तो मधुर बातें करके प्रेम जाल में फंसाते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो ऐसे अधमरी छोड़ जाते हैं। लड़की का दिल धक धक करने लगा था। उसने उस तस्वीर को और कसकर अपने सीने से चिपका लिया था। आंसू पलकों से लुढ़कते हुए तस्वीर के शीशे पर गिर पड़े थे। नहीं, उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने वादा किया था मुझसे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही उनकी गाड़ी ठीक हो जाएगी वो मुझे लेने आ जाएंगे। बूढ़ी औरत ने सिर झटक दिया था, जैसे बरसों का अनुभव उसकी झुकी कमर पर और बोझ डाल गया हो। बेटी, बातें तो कांच जैसे होते हैं, चमकते बहुत हैं पर हाथ लगाते ही टूट जाते हैं। उस लड़की की जैसे सांसें अटकने लगी थी। उसकी आंखें बार बार मंदिर की सीढ़ियों के नीचे की अंधेरी पगडंडी पर टिकी हुई थी। कहीं से उसके कदमों की आहट सुनाई दे जाए। उसके होंठ कांपे। अगर वो सचमुच लौट कर नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैर रहे थे, पर उनमें बचपन सी मासूम दहशत भी थी। तस्वीर को सीने से दबाए वो कांपती सांसों में सोचने लगी, अगर वो वापस नहीं आए तो? अगर रात में कोई शेर या चीता आ गया तो? सुना है जंगल के जानवर इंसानों को खा जाते हैं। क्या मुझे भी खा लेंगे गंगा मैया? मैं तो भाग भी नहीं सकती। उसने अपने घूंघट को और भी ज्यादा कस लिया था, जैसे कपड़ों की तहों से खुद को बचा सके। लड़की ने कांपती पलकों के बीच से बूढ़ी औरत को देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे शब्द भी कांप रहे हों। मेरा ब्याह हुआ है उनसे। मैंने भागकर शादी नहीं की है। मेरी चाची ने ही मेरा ब्याह कराया था। बूढ़ी औरत ने ठहरी हुई नज़र उस पर डाली, फिर हल्की सी तिरछी हंसी हंसी। ब्याह? हाँ हुआ होगा, पर बेटी ये ज़माना अब उस ब्याह को नहीं मानता जो सिर्फ रस्मों और दिखावे से बनता है। मर्द अगर साथ छोड़ दे तो मंगलसूत्र और सिंदूर की लकीर किस काम की? उस लड़की ने कसकर अपना आंचल पकड़ा। उसकी आंखें नम थीं, पर उनमें एक अजीब सी जिद थी। नहीं माँ जी, वो लौटेंगे। चाची कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उन्होंने मेरा ब्याह किसी इंसान से कराया है तो कोई तो वजह रही होगी, और मेरी चाची मेरे लिए कोई गलत इंसान नहीं ढूंढ सकती। और वो भी मुझे अकेला ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत ने भारी सांस छोड़ी। भोली है तू, भोली। जिंदगी के खेल तुझे अभी समझ भी नहीं आए। लड़की ने तस्वीर को अपनी गोद में रखकर कांपते होठों से तस्वीर में छपे चेहरे को छू लिया। ये मेरे पति हैं और मेरा यकीन है वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। उसने अपना मुंह घुटनों में छुपा लिया था, मानो 18 बरस की नादान जिंदगी को पहली बार दुनिया की बेरहम सच्चाई छू रही हो।
बूढ़ी औरत धीरे से उसके पास सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी। लाठी को किनारे रखकर उसने धीमे से पूछा, नाम क्या है तेरा बेटा? उस लड़की ने घबराकर सिर झुका लिया था और हिचकिचाती आवाज़ में बोली, पायल। बूढ़ी औरत ने अपनी झुकी हुई आंखों से पायल को गौर से देखा और धीमे स्वर में कहा, और तेरे मर्द का नाम क्या है? पायल झिझक गई थी। उसके कांपती होठों से बामुश्किल शब्द निकले थे। वो बूढ़ी औरत ने भौं चढ़ाकर सवाल दोहराया, नाम क्या है तेरे मर्द का? कुछ तो जानती होगी। पायल ने नजरें ज़मीन में गड़ा ली थी। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर भीतर ही भीतर वो किसी और वजह से भी लजा उठे थे। हल्की सी झिझक के साथ उसने दुपट्टे का कोना और कस लिया था और बामुश्किल फुसफुसाई, हमारे गांव में पति का नाम लेने का रिवाज नहीं है। चाची ने कहा था, जब नाम लेना ही नहीं तो जानकर करेगी भी क्या, और शादी के बाद वो तुझे खुद ही अपना नाम बता देगा। उसकी मासूम आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि बूढ़ी औरत भी पल भर को चुप रह गई थी। पायल की सांसें अभी भारी थीं। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली जिसमें वो घड़ी थी जो उसके पति ने उसे जाने से पहले दी थी। उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो उसे अब भी छोड़ नहीं रही थी। बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा। तो तुझे सच में नहीं मालूम कि तू किसके भरोसे यहाँ बैठी है? पायल की आंखों में डर तो था, मगर उसमें डर से भरी एक गहरी नादान जिद थी जो 18 वर्ष की उम्र में ही उसे दुनिया की बेरहम हकीकत से भिड़ने पर मजबूर कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भौहें सिकोड़ ली थीं और अपना झुर्रियों से भरा चेहरा पायल की तरफ झुकाया। पायल ने तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह मेरे ब्याह की तस्वीर है जो मुझे सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि ने तोहफे के रूप में दी थी। ये मेरे पति हैं इस तस्वीर में, और ये मैं हूँ। उसने अपनी शादी की इकलौती फ़ोटो उस बूढ़ी औरत के आगे कर दी थी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस भरी और फिर धीमे स्वर में बोली, अच्छा, अपने घर वाले का कुछ पता ठिकाना तो मालूम होगा ना तुझे? कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? कोई चिट्ठी, कोई नाम, फ़ोन नंबर कुछ तो होगा तेरे पास? पायल ने झिझकते हुए नाम में सिर हिला दिया था। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, वो तो चाची को पता होगा। बूढ़ी औरत ने लाठी पर हाथ टिकाते हुए गहरी सांस छोड़ी, फिर धीरे से पूछा, कौन से गांव से आई है तू? पायल ने आंसुओं के बीच झिझकते जवाब दिया, प्रीतमपुर। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचते हुए कहा, प्रीतमपुर? ऐसा तो कोई गांव नहीं है राजस्थान में। उन्होंने हैरानी से पायल की ओर देखते हुए कहा, कहाँ पड़ता है बिटिया ये? पायल ने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज़ में कहा, उत्तर प्रदेश में ही है, कानपुर शहर के पास एक छोटा सा गाँव है। बूढ़ी औरत के माथे की सिलवटें गहरी हो गई थीं, जैसे वो खुद से बुदबुदाई, तो थारी चाची ने छोरी का ब्याह इतनी दूर करने में एक बार भी ना सोची? राजस्थान तो घनी दूर पड़े है थारे गांव से। पायल ने बूढ़ी औरत की बात सुनी। उसकी आंखें हैरानी से भरी रह गई थी। उसकी कांपती होठ बामुश्किल हिले, राजस्थान? पर मेरा ब्याह तो चाची ने कहा था कि पास ही के गांव में तय किया है। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई थीं। चेहरे पर घूंघट कसकर खींचते हुए उसने घबराकर चारों ओर देखा, मानो अचानक जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो प्रीतमपुर से 2 गांव आगे मौसमगढ़ से तय हुई थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी मासूम आंखें अब डर से और शक से और बड़ी हो चुकी थीं। बूढ़ी औरत ने उसकी हालत देखी तो होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई थी। अरे भोली, तन्ने अब समझ में आवेगो, थारी चाची ने धोखा किया है थारे साथ। छोरी का ब्याह दूर दराज करा दियो ताकि कोई पूछताछ भी ना कर सके। थारे घर वाले तो जान भी ना पावेंगे कि तू किसके संग भी आई गई है। ये सुनते ही पायल का दिल धक से रह गया था। उसके गले में बंधा मंगलसूत्र और माथे का ताज़ा सिंदूर जैसे बोझ बनकर उसे दबाने लगे थे। उसके कांपते हाथ अनायास ही गले की माला पकड़कर कस गए थे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। चाची ऐसा क्यों करेंगी मेरे साथ? उसकी आंखों से आंसू धार की तरह बहने लगे थे। वो सिसकते हुए बार बार वाक्य को दोहरा रही थी, मानो खुद को यकीन दिलाना चाहती हो। बूढ़ी औरत उसकी ओर झुकी, लाठी पर टिके कांपते हाथों को और कसते हुए बोली, अरे छोरी, जो भाग्य में लिखा हो उसे कोई नहीं टाल सकता। अब तेरा गांव भी दूर है और थारा मर्द भी गुमनाम। सोच ले आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। और उसी वक्त कई सौ किलोमीटर दूर प्रीतमपुर के घर में रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन मनोरमा के आंगन में अलग ही हलचल थी। ये कोई और नहीं, पायल की चाची थी। टेबल पर रखे 10-10 हज़ार के नोटों की गड्डी को वो बार बार गिन रही थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बड़ी जीत का स्वाद चख रही हो। तभी उसकी बेटी मोना, जो पायल की ही उम्र की थी, कमरे में आई और हैरत से अपनी माँ की हरकत को देखती रह गई थी। माँ, मोना ने झिझकते हुए कहा, आपने पायल दीदी का ब्याह मामा जी के उस शराबी दोस्त कुंदन से क्यों कराया? वो तो इतने अच्छे से आपके साथ रहती थी, और कुंदन मामा से तो कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी।
फिर पायल दीदी ने हाँ कैसे कर दी? मनोरमा ने गड्डी को जोर से थपथपाया और हिकारत भरी हंसी हंसी। अरे छोरी, पायल जैसी भोली को हाँ करनी पड़ी। वैसे भी मैंने उसे बताया थोड़ी ना था कि उसका ब्याह कुंदन से तय किया है। सब मैंने और कुंदन की माँ ने तय किया था। और उसे और तेरे बाबूजी को तो किसी शहरी बाबू की तस्वीर दिखाकर शीशे में उतारा था मैंने, वरना वो दोनों तो कभी कुंदन से शादी करने के लिए राजी ना होते। और तेरा बापू सब कुछ उस अनाथ के ब्याह में ही लुटा देते, अपने स्वर्गीय भाई भाभी के एहसान के चलते। खैर, जान छूटी उस बला से। बचपन से मेरी कुंडली में दोस्त बनकर बैठी थी। और तू ये सब छोड़, ये देख। उसने नोटों की गड्डी मोना के सामने लहराई। कुंदन की माँ ने शगुन दिया है पूरे 10,000 का। अगर उसकी शादी किसी अच्छे घर में करती तो हमें दहेज ना देना पड़ता, उल्टा हमें तो मिला है, और ऊपर से ताना सुनना अलग। ऐसे में बला टली समझी। मोना ने कांपते स्वर में कहा, पर माँ, पायल दीदी का क्या होगा? कुंदन। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। सब हक्के बक्के रह गए थे। दरवाज़ा चरमराया और वहाँ डगमगाते कदमों से शराब के नशे में धुत कुंदन खड़ा हुआ था। लाल आंखें, बिखरे बाल, हाथ में बोतल और जुबान से अजीब सी लड़खड़ाती आवाज़। मनोरमा, पायल कहाँ है? उसको बाहर निकाल, मुझे ब्याह करना है उसके साथ अभी। गांव के कुछ लोग भी कुंदन के पीछे पीछे उसके घर तक आ पहुंचे थे, तमाशा देखने लगे थे। मोना डर से माँ के पीछे छुप गई थी। कुंदन को इस वक्त अपने घर में देखकर मनोरमा की डर से आंखें फैल गई थीं। उसने जल्दी से गड्डी को ओढ़नी के नीचे छुपाया और गुस्से से बोली, अबे पगले, दोपहर को ही तो तेरी बारात आई थी। उसी वक्त तो मैंने तेरे साथ पायल को विदा कर दिया था। कुंदन ठिठक गया था और फिर जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और झंझलाहट दोनों थी। अरे, मैं तो मंडप में पहुंचा ही नहीं, मैं तो वहाँ अपने दोस्त के साथ दारू पी रहा था। तो किसके साथ विदा कर दी तूने पायल को? ये सुनते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया था। मनोरमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मोना ने और विश्वास से अपनी माँ की ओर देखा और गांव वाले एक दूसरे की ओर ताकने लगे थे। अब सबके मन में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर पायल किसके साथ विदा कर दी गई थी? जब कुंदन मंडप में पहुंचा ही नहीं तो मंडप में था कौन? मनोरमा के हाथ से जैसी ओढ़नी फिसली जाती। अगर उसने जोर से पकड़ ना ली होती। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थीं। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे थे। अरे बाप रे, अगर कुंदन मंडप में था ही नहीं तो लड़की किसके साथ बैठी थी? कहीं कोई चालबाजी तो नहीं हुई? जरूर मनोरमा ने ही कोई गड़बड़ की होगी। मोना की आंखें हैरानी से माँ पर टिक गई थीं। उसकी आवाज़ काँप रही थी। माँ, दीदी को आखिर किसके साथ विदा किया है? कौन था वो? कुंदन ने गुस्से से बोतल जमीन पर दे मारी थी। कांच के टुकड़े पूरे आंगन में बिखर गए थे। मनोरमा, तूने मुझे धोखा दिया है। मेरी माँ ने तुझे 10,000 रुपये दिए थे ताकि मैं तू मेरी और पायल की शादी करा सके, लेकिन तूने तो मेरी दुल्हन किसी और के साथ ही विदा कर दी। बोल, कहाँ है पायल? मनोरमा के होंठ कांपे, पर आवाज़ नहीं निकली थी। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव की औरतों ने उसकी बाजू पकड़ ली थी और घसीटकर बीच आंगन में लाकर खड़ा कर दिया था। अब सच बोल मनोरमा, किसको बेची है छोरी? छोरी है कहाँ? एक तो बिन माँ बाप की बच्ची और ऊपर से ऐसा जुल्म। एक बुजुर्ग बोली। मनोरमा के चेहरे पर अपराध का बोझ साफ झलक रहा था। वो कांपते स्वर में बोली, मैं तो समझी मंडप में कुंदन बैठा है। उसका चेहरा सहरे से ढका हुआ था और पायल भी घूंघट में थी और सारी रस्में हो गई थी, तो मैंने जल्दी ही उसे विदा कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो कोई और था। गांव वालों की आंखें हैरत से फैल गई थीं। मोना तो रो पड़ी थी। कोई और? तो माँ, दीदी किसके साथ चली गई और कहाँ? सन्नाटे के बीच कुंदन ने दांत पीसते हुए कहा, ज़रूर इसने ही ज़्यादा पैसे लेकर किसी और से उसका ब्याह करा दिया होगा। इसने पायल को अपने झांसे में ले लिया होगा। पायल तो ठहरी भोली, उसे दुनिया की समझ कहाँ। कुंदन ने अपनी धधकती हुई आंखों से मनोरमा को देखा और गुस्से में बौखलाते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ, अगर उसने पायल को छू भी लिया होगा तो मैं पूरा गांव जला दूंगा। गांव में हलचल सी मच गई थी। सबके चेहरों पर एक ही डर था और एक सवाल लिखा था, आखिर वो कोई और कौन था जो दूल्हे की जगह मंडप में बैठा था और पायल को अपने साथ ले गया? मनोरमा बार बार सफाई देने लगी थी, मुझे सच में नहीं पता वो लड़का कौन था। सब रस्में पूरी हो गई थी। मैं समझी कुंदन ही होगा और सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हे के अलावा किसी की एंट्री भी तो नहीं थी। तो मुझे कैसे पता चलता कि सहरे के पीछे कुंदन है या कोई और? वहीं दूसरी तरफ
बूढ़ी औरत ने लाठी को जमीन पर टिकाते हुए गहरी सांस भरी और थके सुर में बोली, अब तू कहाँ जाएगी बेटी? देख, इतनी रात में जवान छोरी अकेले अनजान शहर में घूमे तो मुसीबत ही मोल लेवेगी। कोई जान पहचान वाला है इधर? कोई ठिकाना जहाँ ठहर सके तू? पायल ने आंचल कसकर पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। धीरे धीरे सिर झुकाकर उसने नाम में सिर हिला दिया था। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तो तू मेरे साथ चल, मेरे घर। जब तक कोई ठिकाना ना मिले तू मेरे साथ रह लेना। मैं अकेली बुढ़िया हूँ, पर तेरे लिए रोटी पानी और सिर छुपाने की जगह तो दे ही सकती हूँ। पायल का दिल धड़क उठा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झिझक और उलझन तैर गई थी। उसने कांपती होठों से बामुश्किल कहा, माँ जी, अगर अगर मेरे जाने के बाद मेरे पति यहाँ आ गए तो? बूढ़ी औरत ठिठक गई थी और हैरानी से पायल की ओर देखने लगी थी। पायल की आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे, लेकिन उनमें उम्मीद की किरण भी थी। एक ऐसा भरोसा जैसे उसे अब भी इंतजार हो कि उसका पति उसे वापस लेने आएगा। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी मगर विश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने उन्होंने मुझसे वादा किया है कि थोड़ी देर में वो मुझे लेने ज़रूर आएंगे। बूढ़ी औरत उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। उनकी झुर्रियाँ भरे चेहरे पर दया और संशय दोनों झलक रहे थे। उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा, कैसा मर्द है जो ब्याह करके बीवी को अकेला छोड़ गया और अब तक लौटा भी नहीं। क्या सच में आएगा या छोरी किसी झूठी उम्मीद से बंधी बैठी है? मगर उसने पायल की डबडबाई आंखों को देखा और धीमे सुर में बोली, ठीक है बेटी, अगर तेरा मर्द तुमने लेने आएगो तो यहीं ढूंढेगो, जावेगो कहाँ? पर जब तक वो ना आवे तो मेरे संग चल। अंधेरी रात में छोरी का यूँ अकेले बैठना ठीक नहीं। पायल ने धीमे से सिर हिलाया। उसके दिल में अब भी कहीं एक मासूम यकीन था कि उसका पति सचमुच लौट कर आएगा। वहीं दूसरी तरफ जयपुर का सबसे आलीशान क्लब चमचमाती लाइटों के बीच अंग्रेजी गानों की धुनें बज रही थीं। हवा में परफ्यूम, शराब और शिगार का मिला जुला नशा तैर रहा था। चारों तरफ डांस फ्लोर पर झूमते लड़के लड़कियां, महंगे ड्रिंक्स के ग्लास टकराते हुए हंसी के ठहाके और पैसों की खनक गूंज रही थी। एक कोने में गोल टेबल सजी हुई थी जहाँ महंगी ब्रांडेड जैकेट्स पहने लड़के और सजी धजी लड़कियां बैठी हुई थीं। उनकी आंखों में नशा और होठों पर शर्त की मुस्कान थी। नोटों के बंडल बेधड़क टेबल पर फेंके जा रहे थे। तो यह पक्का है, एक लड़का सिगार सुलगाते हुए बोला, आज की पार्टी तभी पूरी होगी जब सागर अपना डेयरिंग साबित करेगा। सामने बैठे एक और ने मुंह बनाते हुए नोटों की गड्डी टेबल पर पटक दी थी। यार, मैं मानता हूँ, पर सच बताऊँ, ऐसा कोई डेयर नहीं जो सागर ने छोड़ा हो। हर बार जीतता है ये कमीना, पता नहीं क्यों। इतना सुनते ही पूरे टेबल पर निगाहें उस दरवाजे की तरफ उठी और तभी तेज बीट्स के साथ क्लब का कांच का दरवाज़ा खुला। अंदर आया एक लंबा सा लड़का, करीब 24 साल का, काली शर्ट के ऊपर महंगा ब्लेजर, खुले बटन से झलकती बेतकल्लुफी और चेहरे पर वही बिंदास मुस्कान। उसके कदमों में लापरवाही थी, जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। सागर, उसका नाम वहाँ बैठे हर शख्स के होठों पर आ गया था। वो अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला, तो फिर गेम शुरू करें, क्योंकि सागर के लिए नो डेयर इज टू बिग। लोगों ने तालियां बजाईं और कुछ ने हंसते हुए नोट उसके सामने फेंक दिए थे। सागर ने उन्हें यूं ही उंगलियों से उठाकर हवा में उछाला, मानो पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उसने सारे नोटों की गड्डियों को हवा में उड़ाकर यूं ही फेंक दिया था। उसकी आंखों में नशा था, मगर चाल में अकड़। एक बिगड़ैल, अय्याश, लापरवाह लड़का, जिसके दिन बाप की दौलत से और रातें या तो क्लब में या किसी होटल रूम में गुजरती थीं। क्लब के बीचों बीच सागर शान से सोफे पर आ बैठा था। उसके करीब 2 लड़कियां बैठी हुई थीं और उसकी उंगलियों में महंगी सिगार थी और होठों पर वही अय्याश मुस्कान। टेबल पर बैठे लड़कों नोटों के बंडल सरकाते हुए बोले, तो सागर, डेयर पूरा हुआ या नहीं? सागर ने शिकार का धुआं हवा में उड़ाते हुए ठंडी हंसी हंसी, डेयर? अरे यार, वो तो बच्चों का खेल था। अगर सागर को हराना है तो कुछ ऐसा दो जो सागर कभी ना कर सके। तुमने कहा था अगर सच में सागर में दम है तो वो किसी अजनबी लड़की से शादी करके दिखाए, और देख लो, मैंने पूरा कर दिखाया। तुम सब लोगों के फ़ोन पर वीडियो है, अच्छे से देख सकते हो कि सागर कभी हार नहीं मानता। उसके दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। मतलब सागर, तूने सच में शादी की है? सागर ने विस्की का गिलास उठाया और आंखों में शरारती चमक लिए बोला, लाल जोड़ा, 7 फेरे, सिंदूर, सब कुछ। और हाँ, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया, वो भोली सी लड़की अभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी सोच रही होगी कि उसका राजकुमार उसे वापस लेने लौटेगा।
टेबल पर बैठे बाकी लड़के लड़कियां ठाका लगाकर हंस पड़े थे। नोटों की गड्डियां सागर की तरफ फेंकी जाने लगी थीं। यार, तू तो सच में पागल है। किसे पता था कि तू ये भी कर गुजरेगा। सागर ने अपने ग्लास को ऊंचा उठाया। चीयर्स। सागर महेश्वरी ना तो कभी हारा है और ना कभी हार मानता है। सागर के लिए कोई भी डेढ़ बड़ा नहीं होता। क्लब की रोशनी और शोरगुल के बीच उसकी हंसी गूंज रही थी और उसी वक्त दूर मंदिर की सीढ़ियों पर पायल अपनी मासूम आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ जलाई इंतजार में बैठी थी। क्लब में डीजे ने बीट्स तेज कर दी थी। रोशनी रंग बदल बदल कर उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सागर ने एक लंबा घूंट लिया और दोस्तों की ओर देखकर बोला, पता है उस लड़की से मैंने क्या कहा था? उसके सारे दोस्त हैरानी से सागर की ओर देख रहे थे। क्या कहा था यार, जो तेरी बात मान गई? मैंने कहा था कि जैसे ही मेरी गाड़ी ठीक होगी मैं उसे लेने लौट आऊँगा। लेकिन बेचारी ये देख नहीं पाई कि उसका सो कॉल्ड पति उसके सामने गाड़ी में बैठकर ही जा रहा है और वो बेचारी मुझ पर यकीन करके मंदिर की सीढ़ियों पर जा चुकी थी। उसकी बात पर टेबल ठहाकों से गूंज उठी थी। कितनी बोली होगी ना बेचारी। उसके एक दोस्त ने कहा, अरे यार, तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़की तो उम्र भर वहीं बैठी रहेगी तेरे इंतज़ार में। सागर ने कंधे उचकाए, होठों पर वही लापरवाह हंसी हंसते हुए बोला, तो क्या शर्त थी और शर्त पूरी हो गई है। मेरे लिए शादी बस एक गेम थी। नाउ गेम इज ओवर। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर पायल अब भी तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे रास्ते पर टिकी हुई थीं। वो आएंगे माँ जी, मुझे लेने ज़रूर आएंगे, उन्होंने वादा किया है। उसकी मासूम आवाज़ सन्नाटे में और भी डूब रही थी। क्लब के शोर और मंदिर के सन्नाटे के बीच दो जिंदगियां जैसे दो अलग ही दुनिया में कैद थीं। एक खेल और शर्तों के अय्याश दुनिया में डूबा हुआ लड़का और दूसरी ओर मासूमियत और भरोसे के सहारे उम्मीद थामे बैठी एक भोली दुल्हन। सागर ने गिलास खाली किया और ठाका लगाते हुए बोला, चलो दोस्तों, अब अगला डेढ़ सोचो। ये तो बहुत आसान था मेरे लिए। सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन तभी देव, जो सागर का दोस्त भी था और चचेरा भाई भी, थोड़ा चिंता भरे स्वर में बोला, सागर भाई, वो लड़की अगर अभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी होगी तो? सागर के होठों की मुस्कान एक पल को जमसी गई थी। क्या बकवास है ये। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया था। बाकी सब हैरान निगाहों से सागर की ओर देखने लगे थे। सागर ने सिगार को एस्ट्रे में कुचल दिया था। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी बेचैनी झलकी थी, लेकिन अगले ही पल उसने वही बेपरवाह हंसी हंसते हुए कहा, तो बैठी रहे, मुझे क्या, आई डोंट केयर। मैंने कहा ना, मेरे लिए वो शादी बस एक गेम था, नॉट अ बिग डील। सागर ने जबरन हंसते हुए बात को हल्के में टाल दिया था, लेकिन उसके गिलास में से बची हुई शराब अचानक उसके कांपते हाथ से छलक कर टेबल पर गिर पड़ी थी। सागर ने गुस्से से देव की ओर देखते हुए कहा, देख देव, तू मुझे इस तरह मत देखोगे। देव उसकी आंखों में झांक रहा था। भाई, पर वो लड़की अकेली है, वहाँ अंधेरा है, मंदिर बिल्कुल जंगल के किनारे पर है, रात को तो कोई वहाँ आता जाता भी नहीं, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो। लेकिन सागर ने बात को हवा में ही उड़ा दिया था। देव, तो ज़्यादा इमोशनल मत हो, वो भोली है, बैठी बैठी कुछ देर रो रही होगी और फिर थककर अपने आप ही चली जाएगी, तो उसकी चिंता मत कर। टेबल पर हल्की सी खामोशी छा गई थी। क्लब का शोरगुल मानो कहीं दूर चला गया था। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर पायल अपनी बड़ी बड़ी भीगी आंखों से अंधेरे रास्ते को टकटकी लगाए देख रही थी। ठंडी हवा में उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। पास बैठी बूढ़ी औरत को देख देख कर उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं, इसलिए लग रहा है जैसे मेरी अम्मा मेरे पास हैं। वो औरत उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रही। पायल ने सोचा शायद ये उसकी तन्हाई समझ रही हैं, उसकी हमदर्द हैं। लेकिन अचानक धप एक जोरदार चोट उसके सिर पर पड़ी। पायल की आंखें फैल गई थीं, उसकी दुनिया चकरा गई थी। खून गर्म होकर उसकी कनपटी से बहने लगा था और उसने हैरानी से लड़खड़ाकर पीछे की ओर देखा। आप? पायल की आवाज़ दर्द और हैरानी से टूट गई थी, मानो उसका दिल किसी ने चीर दिया हो। पायल की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने फुसफुसाते हुए धीमे से कहा, मैंने तो सोचा था कि आप मेरी मदद कर रही हूँ, मगर आपने तो। लेकिन उस औरत ने झटके से उसके गले का हार खींचा। पायल की सांस घुटने लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट क्या कीजिए
आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।